Hello students, welcome to our current affairs session. In this lecture, we will discuss some important current affairs of 21st June 2024. तो 21 जून 2024 के हम कुछ important current affairs डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी important current affairs हो सकते हैं. So स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. आज की क्लास में सबसे पहले हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रहे समाचार डिस्कस करेंगे. कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, वहां के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, सीएम, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से, या कोई ऑर्गेनाइजेशन ने एमओयू साइन किया या कोई स्कीम लॉन्च की है. तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी न्यूज बन रही है तो वो हम कवर करेंगे. उसके बाद हम कवर करेंगे कुछ राष्ट्रीय समाचार, कुछ नेशनल न्यूज हम देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स हैं. उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स हम राज्य समाचार में कवर करेंगे. उसके साथ साथ हम देखेंगे बैंकिंग और वित्त समाचार, बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ न्यूज, कुछ डिफेंस न्यूज, कुछ रक्षा समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड समाचार, कुछ खेल समाचार हम देखेंगे. महत्वपूर्ण दिनों की खबरों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज न्यूज हम देखेंगे. अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज, नियुक्तियां और इस्तीफे से रिलेटेड समाचार, रैंक एंड रिपोर्ट समाचार, सम्मेलन और शिखर सम्मेलन समाचार, कुछ औपचारिक न्यूज, और लास्ट में हम क्या देखेंगे, सारांश देखेंगे, समरी देखेंगे आज के लेक्चर की कि हमने क्या क्या पढ़ा है या क्या क्या डिस्कस किया है. क्लियर? तो ये आज की हमारी न्यूज होने वाली है आज की क्लास में जो हम कवर करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. The image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे. सो हमारी पहली न्यूज है इंटरनेशनल न्यूज. सो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए, उसमें स्किल्स को बढ़ाने के लिए अभी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, जो हमारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, उसने ओडिशा सरकार, ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ क्या किया है, अभी ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के साथ क्या किया है, एक एमओयू साइन किया है. सो भारत का एमएसडीई और ऑस्ट्रेलिया सरकार ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है ताकि जो कृषि यानी जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र हैं उसमें एक दूसरे की हेल्प से क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके. तो भारत के कृषि क्षेत्र को उभरते कौशल के साथ बढ़ावा देने के लिए एमएसडीई ने ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ साझेदारी की है. तो ये गोलमेज बैठक सम्मेलन हुआ था. गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या, देखो दो चीजें होती है, एक तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो सकता है, एक स्क्वायर टेबल कॉन्फ्रेंस हो सकती है. तो राउंड टेबल बेसिकली ये कॉन्सेप्ट यहाँ से निकला. राउंड का मतलब सब इक्वल है, वहां पर जो बैठे हैं सबकी पोजीशन क्या है, इक्वल है, जबकि स्क्वायर टेबल लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है. तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स के बीच में, और वहीं पर क्या लिया गया, ये डिसीजन लिया गया. तो गोलमेज बैठक की अध्यक्षता एमएसडीई के सचिव अतुल कुमार तिवारी और ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त के शिक्षा और अनुसंधान मंत्री काउंसलर मैथ्यू जॉनसन ने की थी. इस पहल का उद्देश्य क्या है, 64 संगठनों के 89 वैज्ञानिक विशेषज्ञों की परामर्श से उभरती हुई नौकरी भूमिका की पहचान और विकास करके कृषि क्षेत्र को पुनर्गठित करना है. पायलट परियोजना ने कृषि क्षेत्र में 107 उभरती हुई नौकरी भूमिकाओं का मानचित्रण किया और पायलट परियोजनाओं के लिए 5 महत्वपूर्ण भूमिकाओं की भी पहचान की. उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में 6 पायलट परियोजनाएं चल रही हैं जो डिजिटल कृषि विकास प्रमोटर और कार्बन खेती प्रैक्टिशनर जैसी भूमिकाओं पर आधारित है. तो याद रखना है, एमएसडीई ने पार्टनरशिप की है किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ. नेक्स्ट है ब्रिटिश एक्टर हैं जिनका नाम क्या है, थोई जेमस. तो थियो जेम्स ने क्या किया है, बेसिकली अभी उन्हें यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है. तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने ब्रिटिश अभिनेता जिनको क्या नाम है, थियो जेमस को अपना नया सद्भावना दूत नियुक्त किया है.
यह नियुक्ति दुनिया भर में विस्थापित लोगों की आवाजों को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। यह वैश्विक मानवीय प्रयासों में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। क्लियर? तो याद रखना है, थो जेम्स को क्या अपॉइंट किया गया है? गुडविल एम्बेसडर ऑफ नेशनल यूनाइटेड नेशन हायर कमीशन फॉर रेफ्यूजी। नेक्स्ट है नेशनल न्यूज। तो अभी हमने कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखी है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स देखे हमने। नाउ नेक्स्ट नेशनल न्यूज में हमें अभी सेंट्रल, बेसिकली नेशनल न्यूज में हम कैबिनेट अप्रूवल्स देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की स्कीम्स देखते हैं। तो अभी 19 जून 2024 को कैबिनेट्स ने कुछ अप्रूवल दिए हैं, तो उनसे रिलेटेड न्यूज देखते हैं क्या क्या अप्रूवल्स हैं। तो सबसे पहले तो बात करें केंद्रीय मंत्रिमंडल मंडल जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उन्होंने 19 जून 2024 को कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना के प्रस्ताव को 24-25 से 28-29 के लिए लगभग 2254.43 करोड़ रुपए की वित्तीय व्यवस्था के साथ मंजूरी दी है। तो सबसे पहले तो गृह मंत्रालय के अंदर आता है हमारा नेशनल फोरेंसिक साइंस। तो उसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम स्टार्ट की है, ताकि फोरेंसिक साइंस में मैन पावर्स और स्किल्स को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। इसके लिए बजट कितना रखा गया है? 2254.43 करोड़ रुपए का बजट रखा गया और 5 साल के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया है, 24 से 29 तक। नेक्स्ट है ऑफशोर पवन ऊर्जा परियोजना के लिए व्यवहारकर्ता अंतर वित्त पोषण योजना को 7453 करोड़ रुपए की कुल राशि के साथ मंजूरी दी है। तो ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए वाइपल गैप फंडिंग स्कीम स्टार्ट की है, ताकि जो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। और इसके लिए प्रोजेक्ट कितना या टारगेट कितना रखा गया? अमाउंट 7453 करोड़। उसके साथ साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वाराणसी उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के प्रस्ताव को 2869.65 करोड़ रुपए की अनुमानित वित्तीय लागत के साथ मंजूरी दी है। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जिसके लिए बजट कितना रखा गया है? 2869.65 करोड़। महाराष्ट्र के दहानू के पास वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के निर्माण के लिए 76,220 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ मंजूरी दी गई है। साथ ही विपणन सत्र 24-25 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है और टोटल लगभग 2.88 लाख करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं पास की गई हैं। क्लियर? तो समझ आया? तो ये काफी सारे इंपॉर्टेंट अप्रूवल्स हैं जो हमें याद रखने। फोरेंसिक अवसंरचना के लिए 2254 करोड़ अप्रोक्स, शोर परियोजना के लिए 7453 करोड़, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए 2869 करोड़, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो बंदरगाह के विनिर्माण के लिए 76,220 करोड़, और उसके साथ साथ खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भी वृद्धि की है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज। तो नया डाक कानून डाकघर अधिनियम 2023 प्रभावी हुआ। ब्रिटिश औपनिवेशी युग के कानून को निरस्त किया गया। तो हमारा बेसिकली जो था 1898 में पोस्टल एक्ट आया था ब्रिटिश के थ्रू। तो अभी भारत में 125 साल पुराना वही रूल चल रहा था, या वही नॉर्म्स चल रहे थे, या वही कानून चल रहा था। तो अभी केंद्रीय संचार मंत्री ने क्या किया है? डाकघर अधिनियम 2023 पास किया है, जो 18 जून 2024 से लागू होगा, और जो 1898 में ब्रिटिश सरकार के थ्रू 125 साल पहले लाया गया पोस्टल एक्ट था, उसको निरस्त कर दिया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाएं, बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करने और दूरस्थ क्षेत्रों में अन्य सरकारी लाभों को विस्तारित करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा बनाना है। यह अधिनियम पत्रों के वितरण पर केंद्र सरकार के विशेषाधिकार को हटा देता है और साथ ही साथ भारतीय डाक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को नियमों के तहत निर्धारित किया जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो इसमें डाक सेवाओं के महानिर्देशक की नियुक्ति के प्रावधान शामिल हैं और उन्हें डाक सेवाओं के शुल्क को नियंत्रण करने का भी अधिकार दिया गया है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी अधिकारी को राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आपातकाल जैसे आधारों पर डाकघर द्वारा प्रेषण के दौरान वस्तुओं को अवरोधित करने, खेलने और रोकने या नष्ट करने का भी अधिकार देता है। तो याद रखना है 1898 का जो हमारा इंडियन पोस्टल एक्ट था, उसको रिपील कर दिया गया है बाय द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। क्लियर?
नेक्स्ट स्टेट न्यूज से है, पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस। तो कहां पर स्टार्ट की गई है? पहले डायरेक्ट यही पूछ लेते हैं एग्जामिनर्स की ये सर्विस किस स्टेट की है। तो पीएम श्री पर्यटन एयर सर्विस ये सेवा ये मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट की है। तो 13 जून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव ने, उन्होंने मध्य प्रदेश के राजा भोग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन किया। भोपाल और जबलपुर के बीच पहली उड़ान इस हवाई सेवा के तहत रवाना की गई। एमपी टूरिज्म बोर्ड द्वारा जेट सर्वर एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी में पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस शुरू की गई है। क्लियर? तो इसका उद्देश्य क्या है? जो मध्य प्रदेश के 8 शहर हैं उनको एयर के थ्रू यानी एयरपोर्ट्स के थ्रू आपस में जोड़ना है ताकि टूरिज्म कनेक्टिविटी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए और ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने उज्जैन से पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का भी उद्घाटन किया, जो ओमकारेश्वर और महेश्वर के ज्योतिर्लिंगों को भोपाल और इंदौर से भी जोड़ेगा। तो पीएम श्री पर्यटन एवं सोजना एयर सेवा बेसिकली किस राज्य सरकार के थ्रू स्टार्ट की गई है? मध्य प्रदेश सरकार के थ्रू मोहन यादव जी ने स्टार्ट किया है। टारगेट क्या है? मध्य प्रदेश के 8 शहरों को जोड़कर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए कनेक्टिविटी में सुधार लाना है। कहां से पहली उड़ान स्टार्ट की गई? भोपाल और जबलपुर के बीच में इस स्कीम के तहत पहली हवाई सेवा की शुरुआत की गई है राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल से। नेक्स्ट है स्टेट न्यूज। तो कैबिनेट ने वधावन महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट को मंजूरी दी है। तो यूनियन कैबिनेट ने अभी हमने पढ़ा था एक और बंदरगाह बनाया जाएगा लगभग 70 से 80 हजार करोड़ रुपए के निवेश के बीच में। तो भारतीय सरकार ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के दाहानू तालुका में वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है, जो ग्रीनफील्ड बेसिकली पोर्ट होगा, जो ग्रीनफील्ड या फिर ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेगा, ग्रीन एनर्जी यहाँ के बेसिस पे चलेगा। तो ये जो परियोजना है ये पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के साथ संरेखित है। पीएम गति शक्ति योजना क्या है? बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि भारत में बंदरगाहों का विस्तार करना। इसका उद्देश्य भारत की विदेश व्यापार क्षमताओं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 19 जून 2024 को मंजूरी दी है। तो याद रखना है ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट कहां पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र के पालघर जिले के दाहानू तालुका में वधावन में एक न्यू बंदरगाह स्टैब्लिश किया जाएगा। ओके, अभी हमने मर्जर मिक्स पढ़ा है बेसिकली कि प्रधानमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे वाराणसी के विकास को मंजूरी दे दी है। तो हाँ, जो केंद्रीय कैबिनेट है उसने अभी अप्रूवल दिया है कि मंत्रिमंडल ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास की मंजूरी दी है, जो कहां पर है? वाराणसी में है। इसके लिए अगर मैं कुल लागत की बात करूं तो इसके लिए कुल लागत कितनी आने वाली है? 2870 करोड़ रुपए। तो बजट कितना रखा गया है? 2870 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसमें क्या क्या होगा? ये जो बजट रखा गया है इस विकास कार्य में क्या क्या शामिल होगा? इसमें एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण होगा, एप्रन विस्तार किया जाएगा, जो एप्रन है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, रनवे का विस्तार किया जाएगा, समांतर टैक्सी ट्रैक और संबंधित कार्य भी इसमें शामिल होंगे। तो यहाँ पे आपको एक तो बजट इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2870 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, और एक स्टार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहां पर है? तो कहां पर है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। क्लियर? तो स्टेट न्यूज समझ आई। नेक्स्ट है हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। सो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक से न्यूज है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी क्या किया है? जो स्वास्थ्य प्रणाली है उनको और मजबूत करने के लिए, भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत करने के लिए भारत को 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण को मंजूरी दी है। तो भारत ने अभी, या सिंपली शब्दों में अगर मैं ये बोलूं कि भारत ने अपनी जो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है या हेल्थ सिस्टम है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण लिया है। तो एशियन विकास बैंक ने भविष्य की महामारियों का सामना करने के लिए भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, तो एशियन विकास बैंक ने भविष्य की महामारियों का सामना करने के लिए भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और क्षमता को मजबूत करने के लिए कितने लाख
$170 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। ऋण सशक्त और मापनीय कार्यों के तहत लचीले और परिवर्तनकारी स्वास्थ्य प्रणाली उपक्रम फर्स्ट भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का भी समर्थन करता है। एडीबी ने एशिया और प्रशांत में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को तेज करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का समाधान करने के लिए एक्टिक एशियन क्लाइमेट ट्रांजिशन फंड के साथ 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता पर भी हस्ताक्षर किए हैं। एडीबी की बात करूं तो इसे 1966 में स्थापित किया गया था, 1966 में इसे बसाया गया था। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी को कम करने के लिए समर्पित है और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। इसके संस्था में 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 क्षेत्र से हैं। क्लियर? तो आपको यहाँ पे याद रखना है, भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की साझेदारी के लिए मंजूरी दी है। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो बैंक और फाइनेंस से है, तो यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, एक फेडरल बैंक की बात कर रहा है, एक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। दोनों ने मिलकर यूपीआई संचालित एक रुपे वेब क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट इज फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर यूपीआई संचालित लेन देन के लिए रुपे वेब क्रेडिट कार्ड, तो रुपे वेब क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? फेडरल बैंक और एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। कार्ड निर्बाध डिजिटल लेन देन की पेशकश करता है, जो रुपे क्रेडिट कार्ड के लाभों को यूपीआई भुगतान की सुविधा के साथ जोड़ता है। कार्ड धारक अपने रुपे वेब क्रेडिट कार्ड को पसंदीदा यूपीआई ऐप से जोड़ सकते हैं ताकि तेज और सुरक्षित मोबाइल लेन देन कर सकें। मुख्य लाभों में वार्षिक रखरखाव शुल्क नहीं, पहले 5 यूपीआई लेन देन पर 10% कैशबैक मिलेगा और तिमाही खर्च के लिए 50,000 रुपए पर 1,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स शामिल है। मौजूदा फेडरल बैंक कार्ड धारक फेड मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जबकि नए ग्राहकों को पहले एक प्राथमिक क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। क्लियर? तो फेडरल बैंक और एनपीसीआई का ये ज्वाइंट मर्जर है, जहां पर क्या किया गया है? वेब रुपए का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट अगला भी बैंक और फाइनेंस से है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो बेसिकली ये जो पेमेंट्स बैंक्स हैं उसके साथ अगर मैं बात करूं, ये जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, इन सबको आरबीआई के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन को फुलफिल करने के लिए 2014 में लाया गया था। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने रिया मनी ट्रांसफर के साथ साझेदारी की है अनोखी प्रेषण सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो अभी किस किस के बीच में साझेदारी हुई है? रिया पे मनी ट्रांसफर और आईपीपीबी। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रामीण भारत में अनोखी प्रेषण सेवाएं प्रदान करने के लिए रिया मनी ट्रांसफर के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी दूरस्थ क्षेत्रों में ग्राहकों को सुविधाजनक और किफायती डोर स्टेप वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। यह पहल प्रारंभ में 25,000 से अधिक डाकघरों स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय इनवर्ड मनी ट्रांसफर सेवाएं प्रदान करेगी, जिसकी पहुंच 1 लाख से अधिक स्थानों तक होने की भी उम्मीद है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आईपीपीबी और रिया मनी ट्रांसफर ग्राहकों के न्यो योर कस्टमर विच इज केवाईसी नो योर कस्टमर के लिए सत्यापित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग कर रहे हैं, जिससे भौतिक आईडी की आवश्यकता नहीं है। यह सुनिश्चित करता है कि रेमिटेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया सुरक्षित और कागज रहित हो और उच्च नियामक मानकों का पालन हो। तो मनी फाइनेंस वही सेम ग्रामीण इलाकों में, ऐसे रूरल इलाकों में, अनबैंक्ड एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन को फुलफिल करने के लिए आईपीपीबी ने पार्टनरशिप की है रिया मनी ट्रांसफर के साथ। डन। नेक्स्ट सब पैसा। अच्छा, ये पेमेंट गेटवे है बेसिकली सब पैसा, जिसे अभी आरबीआई से अप्रूवल मिल गया है पेमेंट एग्रीगेटर का। तो हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको लगातार आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिल रही है, लाइसेंस मिल रही है ऐसा पेमेंट एग्रीगेटर। तो अभी सब पैसे को भी भुगतान एग्रीगेटर के रूप में संचालन करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। तो ये मंजूरी भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत आरबीआई ने प्रोवाइड किया है। लाइसेंस से सब पैसा को पूरे भारत में व्यापारियों को व्यापक भुगतान एकत्रितकरण सेवा प्रदान करने की अनुमति मिलेगी। 2016 में अपनी स्थापना के बाद से सब पैसा भुगतान गेटवे समाधान और पैरोल और सदस्यता जैसे उत्पादों में विशेषता रखता है। आरबीआई की भुगतान एग्रीगेटर संरचना जो मार्च 2020 में लागू हुई है, यह अनिवार्य करती है कि केवल स्वीकृत संस्थाएं ही व्यापारियों को भुगतान एग्रीगेटर सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। क्लियर?
नेक्स्ट, भारत की जीडीपी वृद्धि क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7.3% रहने की उम्मीद है। आरबीआई का जून 2024 बुलेटिन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून 2024 का बुलेटिन जारी किया है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वही सेम भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है और आरबीआई के अनुसार भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर फर्स्ट 2025 के लिए भारत की जीडीपी 7.3% रहने वाली है। तो वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए चालू खाता घाटा जीडीपी का 1% से कम होने की उम्मीद है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7.8% थी, जो अपेक्षा से बेहतर थी और पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 की जीडीपी की 8.2% थी। भारतीय रिजर्व बैंक का उद्देश्य भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को अधिक मुद्राओं और विभिन्न प्रकार की संपत्तियां, विशेष रूप से सोने में विविधित करना है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गोदरेज समूह के भीतर हितों के पुनर्संरक्षण, कानूनी स्वामित्व और संस्थाओं के प्रबंधन के प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी है। तो ये जो पुनर्संरेखन है, ये 30 अप्रैल 2024 को परिवार शाखा द्वारा निष्पादित परिवार निपटाना समझौता के अनुसार हुआ। परिवार की शाखाओं में आदि गोदरेज और परिवार, विच इज एबीजी परिवार, नादिर गोदरेज परिवार और जमशेद गोदरेज और परिवार और स्मित्र कृष्णा और परिवार शामिल है। प्रस्तावित संयोजन का लक्षित उद्यमों में जीआईएलएसी समूह की संस्थान और जीएनबी समूह की संस्थाएं शामिल हैं। जीआईएलएसी समूह की संस्थानों में गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड और अन्य शामिल है, जबकि जीएनबी समूह की संस्थाओं में गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य शामिल है। तो याद रखना है, सीसीआई ने अप्रूवल दे दिया कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रिलाइनमेंट, लीगल ओनरशिप एंड एंटिटीज मैनेजमेंट विद इन गोदरेज ग्रुप। क्लियर? नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 336 करोड़ रुपए की साझेदारी की है, करके अधिग्रहण कर लिया है। पहले मैक्स लाइफ का अगर मैं बात, एक्सिस बैंक का मैक्स लाइफ में 19.2% का शेयर था, 0.2% का, जो अभी बढ़कर कितना हो गया है, 19.99% हो गया है। तो सिंपली याद रखना है, एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के जो शेयर्स हैं वो 19.02 से बढ़ाकर 19.99% कर लिए हैं और कितने रुपए में अधिग्रहण किया है बचे हुए शेयर्स का, 336 रुपए में, 336 करोड़ रुपए में। ठीक है, तो 2020 में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए सौदे की घोषणा की थी। 2023 के अगस्त में एक्सिस बैंक ने मैक्स कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी 9.99% से बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 16.2% कर दी थी और अप्रैल में ये 16.2% से बढ़ाकर 19.02% कर दी थी और अभी जून में 19.02% से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 19.99% कर दी है। क्लियर? नेक्स्ट है, आरबीआई ने सब पैसा को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्रोवाइड किया। तो अभी हमने पढ़ा है सब पैसा के लिए कि आरबीआई ने ग्रांट प्रोवाइड किया है, बेसिकली ग्रांट किया है पेमेंट एग्रीगेटर फॉर सब पैसा। सब पैसा ये पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है और अभी से क्या मिल गया है, पेमेंट एग्रीगेटर अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया है। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। तो अगली जो हमारी न्यूज है वो डिफेंस से है। तो भारतीय सशस्त्र बलों ने एकीकृत साइबर स्पेस सिद्धांत का अनावरण किया है। तो रक्षा प्रमुख जनरल हैं अनीत चौहान ने साइबर स्पेस संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत जारी किया है। स्टाफ समिति की बैठक के दौरान 18 जून 2024 को नई दिल्ली में इसका विमोचन हुआ। उसके साथ साथ संयुक्त सिद्धांत एक प्रमुख प्रकाशन है जो कमांडर को साइबर स्पेस संचालन करने में मार्गदर्शन करेगा। यह आज के सैन्य संचालन वातावरण की जटिलता को भी संबोधित करता है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है, किसके साथ, आईआईटी दिल्ली के साथ, ताकि रोड सेफ्टी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करके बढ़ाया जा सके। तो एनएचएआई और आईआईटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली का है ये, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ट्रिपल आईटी दिल्ली ने एनएचएआई के साथ एमओयू साइन किया है ताकि दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करके रोड एक्सीडेंट या सड़क सुरक्षा को बढ़ा सके। तो यह सहयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके सड़क सुरक्षा को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। यह राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क संकेतों की उपलब्धता और स्थिति में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यह पहल लगभग 25,000 किलोमीटर राजमार्गों को कवर करती है। क्लियर? नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज।
तो स्पोर्ट्स से अगर हम बात करते हैं तो T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली हैट्रिक पैट कमिंस ने ली है। तो पैट कमिंस ये तेज गेंदबाज हैं, बेसिकली जिन्होंने अभी T20 वर्ल्ड कप 2024 में हैट्रिक ली है। तो डेविड वार्नर की नाबाद 50 रन की पारी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान जीत सुनिश्चित की। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को उनके सुपर 8 ग्रुप 1 मुकाबले में आसानी से हरा दिया। एंटीगुआ में 21 जून को आयोजित मैच को 2 बार बारिश के साथ बाधित भी होना पड़ा। और पर्सनैलिटी याद रखनी है, पैट कमिंस, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली हैट्रिक ली है अभी। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज न्यूज। तो विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। तो हर साल 20 जून को शरणार्थियों के सम्मान, उनकी शक्ति, उनके साहस, उनके स्ट्रगल को रिकॉग्नाइज करने के लिए 20 जून यूनाइटेड नेशन के थ्रू एज अ वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 की अगर मैं थीम की बात करूं तो 2024 की थीम रही है एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत हो, फॉर अ वर्ल्ड वेयर रेफ्यूजीज आर वेलकम। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त और भागीदारी के साथ इस दिन को मनाने में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार 20 जून 2000 को इसका डिक्लेरेशन किया था और 2001 में पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया था। तो 1951 के शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ के लिए भी इस दिन को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे याद रखना है जून 20। नेक्स्ट है 21 जून, हम सबको पता है किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं हम, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। तो लोगों को योग के बारे में, स्पिरिचुअल वेलबींग के बारे में, योग के थ्रू कैसे हम मेंटल और फिजिकल हेल्थ को एनहेंस कर सकते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इस साल की अगर हम थीम की बात करें तो स्वयं और समाज के लिए योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी रहा है। दुनिया में लाखों लोग कक्षाएं, कार्यशालाओं, वार्ताओं में इस दिन बेसिकली या विश्व योग अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है 2024 संक्रांति उत्सव का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ सोलिस्टिक्स 2024। तो सोलिस्टिक्स क्या होते हैं? बेसिकली सोलिस्टिक्स और इक्विनॉक्स दो चीजें होती हैं। सन की डायरेक्शन के बेसिस पे बेसिकली सोलिस्टिक्स और इक्विनॉक्स, जब सूरज इक्वेटर के सामने होता है तो उसे इक्विनॉक्स बोलते हैं, जिस दिन दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब नदन हेमिस्फेयर पे होता है 20 और 21 जून को, तो उसे क्या बोलते हैं हम? समर सोलिस्टिक्स। तो अभी हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? 21 जून की बात कर रहे हैं तो समर सोलिस्टिक्स की। इस दिन क्या होता है? जो सन है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इक्वल होता है, जिस वजह से नदन हेमिस्फेयर में और इंडिया में भी स्पेशली बात करूं तो सबसे लंबा दिन होता है बेसिकली, और अगर सदन में बात करूं तो सबसे छोटा दिन होता है। सेम जब सूरज यानी सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंचेगा, मकर रेखा पे पहुंचेगा, तो उस दिन 21 या 22 दिसंबर होता है, जिसे विंटर सोलिस्टिक कहते हैं। और उस दिन भारत में या नदन हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन और सदन में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। तो उल्टा होता है बेसिकली समर एंड विंटर सोलिस्टिक्स में। क्लियर? तो ये खगोलीय घटना सहस्राब्दियों से दुनिया भर में उत्सव और परंपराओं को प्रेरित करती है। तो इसी दिन के लिए हम क्या बनाते हैं? सोलिस्टिक डे। नेक्स्ट है विश्व संगीत दिवस। तो विश्व संगीत दिवस, जिसे फेट डे ला म्यूजियम के नाम से, म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है, हर साल जून में आयोजित होने वाला एक वार्षिक वैश्विक उत्सव है। संगीत और इसकी सार्वभौमिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया भर के संगीतकार सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन करते हैं, अपने संगीत के प्रति अपने हुनर और जुनून को साझा करते हैं। दिन पेशेवर और शौकिया कलाकारों को संगीत के माध्यम से खुद को व्यक्त करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। तो भारतीय एएक्सए लाइफ इंश्योरेंस, तो रिसेंटली अखिल गुप्ता को चेयरपर्सन बनाया गया है भारतीय एएक्सए लाइफ इंश्योरेंस का। तो अखिल गुप्ता को भारतीय समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी भारतीय एएक्सए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुप्ता वर्तमान में भारतीय एंटरप्राइजेस लिमिटेड के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिनके पास इस फील्ड में 440 वर्षों से अधिक का भी क्या है?
अनुभव है। वह भारतीय एयरटेल की स्थापना के बाद से उसकी वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका लगातार निभा रहे हैं। गुप्ता ने भारतीय एयरटेल, भारतीय इंफ्राटेल और एयरटेल अफ्रीका की सफल सार्वजनिक लिस्टिंग का भी नेतृत्व किया है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने 2 नए निदेशक मंडल सदस्य दिनेश कुमार मित्तल और वीवी रंगथन को भी नियुक्त किया है। क्लियर? नेक्स्ट, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ यूवीसी, विच इज यूनिवर्सिटी ऑफ विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो कर्नाटका सरकार ने अभी एस त्रिपाठी को फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ यूवीसीई अपॉइंट किया है। तो किसको अपॉइंट किया गया? यूवीसीई के पहले निदेशक के रूप में एस त्रिपाठी को। तो यह नियुक्ति संस्थान के इतिहास और विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कर्नाटका में उच्च शिक्षा के लिए एक नए युग का भी प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया अपॉइंटेड ग्रीस तंजी विद सुलजोन ग्रुप एज अ न्यू चेयरमैन। तो जो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है उसमें इंडिया ने सुलजोन ग्रुप के ग्रीस तंजी को न्यू अध्यक्ष अपॉइंट किया है। तो यह घोषणा 17 जून को ग्लोबल विंड डे के उत्सव के साथ मेल खाती है। यह पद राष्ट्रीय और राज्य सरकार के जीडब्ल्यूसी इंडिया के कार्यों को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य भारत की पवन ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला की संभावनाओं के लिए सही गति बनाना और नीति ढांचा स्थापित करना है। तो याद रखना है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया अपॉइंटेड गिरीश तन्वी एज अ न्यू चेयरमैन। नेक्स्ट है रैंक एंड रिपोर्ट से न्यूज है। सो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम, पहले तो ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने अभी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया है। बेसिकली तो एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड ये सूचकांक है, जिसमें भारत को 63वें स्थान पर रखा गया। तो टोटल 120 देशों का वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 63वां स्थान प्राप्त हुआ। और किसने लॉन्च किया इसे? विश्व आर्थिक मंच ने। अगर मैं बात करूं तो इसमें टॉप पर कौन रहा? तो टॉप पर कौन रहा था? स्वीडन रहा था। और भारत की प्रीवियस रैंक की बात करूं तो भारत ने इस बार सुधार किया है, क्योंकि पिछले साल भारत की रैंक कितनी थी इस ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स में? 67 भारत की रैंक रही है। तो स्वीडन ने ऊर्जा संक्रमण में अपनी निरंतर नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सूचकांक में सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत की ऊर्जा क्षमता, सुरक्षा और स्थिरता में महत्वपूर्ण प्रगति को वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम ने उजागर किया है। क्लियर? नेक्स्ट इज समिट एंड कॉन्फ्रेंस न्यूज। तो बेसिकली अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यूनियन मिनिस्टर हैं चिराग पासवान और रवनीत सिंह जी। तो इन्होंने अभी वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। तो 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने विश्व खाद्य भारत के तीसरे संस्करण के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। WFI 2024 भारत का सबसे बड़ा खाद्य आयोजन है, जिसे 19 से 22 सितंबर 2024 तक भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। यह कार्यक्रम वैश्विक और भारतीय खाद्य क्षेत्र के हितधारकों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखता है। WFI 2024 खाद्य क्षेत्र में विचार साझा करने और अवसरों को पता लगाने के लिए निर्माताओं, उत्पादकों, निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एकजुट करेगा। 2017 और 23 में WFI के पिछले संस्करणों ने कई प्रदर्शकों और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से महत्वपूर्ण निवेश और भागीदारी को आकर्षित किया है। क्लियर? तो MOFPI मंत्रियों ने चिराग पासवान और रवनीत सिंह ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। लास्ट इज ऑब्चरी न्यूज। तो रेन्यूड भरतनाट्यम डांसर थे, नर्तक थे और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित CV चंद्रशेखरन का भी 89 वर्ष की उम्र में 89 वर्ष की एज में डेथ हो गई है। तो वह 22 मई 1935 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए थे और 1946 में कला क्षेत्र फाउंडेशन में नृत्य का औपचारिक प्रशिक्षण शुरू किया था। चंद्रशेखरन के उल्लेखनीय नृत्य निर्देशन में कालिदास का ऋतु सहारनम और मेघदूतम शामिल है। उसके साथ साथ उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा में संकाय के रूप में कार्य किया और 1992 में प्रदर्शन कला संकाय के प्रमुख और डीन के रूप में भी सेवानिवृत्त हुए। उन्हें 2011 में पद्म भूषण, नाट्य कला निधि पुरस्कार और कालिदास सम्मान सहित कई अवार्ड मिल चुके हैं। क्लियर?
उसके अलावा ऑर्चरी से एक और न्यूज है, पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज थे डेविड जॉनसन, जिनका 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जॉनसन दुखद रूप से बेंगलुरु में अपनी चौथी मंजिल के अपार्टमेंट की बालकनी से गिर गए। उनके निधन ने क्रिकेट समुदाय को शोक में डाल दिया है। क्लियर? तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 21 जून 2024 के, जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखे। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हमने देखा कि एमएसडी जो भारत की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ अभी एक एमओयू साइन किया है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाया जाएगा और स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। उसके साथ साथ हमने देखा था जो थियो जेमसन है, उसको यूएनएससीआर का गुडविल एम्बेसडर, सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय समाचार में हमने बहुत इंपॉर्टेंट केंद्रीय कैबिनेट गवर्नमेंट की 19 जून 2024 की कुछ मंजूरियों को देखा था, और उसके साथ साथ हमने देखा था कि 1898 का जो पोस्टल एक्ट था, उसको हटाकर डाकघर अधिनियम 2023 लाया गया है। राज्य समाचार की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीएम श्री पर्यटन एयर सेवा का उद्घाटन किया। कैबिनेट ने वधावन महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट को भी हरी झंडी दिखाई। उसके साथ साथ हमने देखा कि जो कैबिनेट सरकार है, उसने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसके विकास को भी मंजूरी दे दी है। बैंक एंड फाइनेंस से सबसे पहले हमने देखा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में हेल्थ सिस्टम को और मजबूत करने के लिए 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन की मंजूरी दी है। फेडरल बैंक ने एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी करके वेव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि आईपीपीबी ने पार्टनरशिप की है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने रिया मनी ट्रांसफर के साथ, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को अनबैंक्ड और रूरल एरिया में बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट बैंकिंग और फाइनेंस से हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि सब पैसा को भी आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी मिल गई है। आरबीआई ने जून 2024 बुलेटिन में क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.3% प्रेडिक्ट की है। उसके साथ साथ हमने देखा सीसीआई ने अप्रूव किया है प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रियलाइटमेंट, लीगल ओनरशिप एंड एंटिटीज मैनेजमेंट विद इन गोदरेज ग्रुप। उसके साथ साथ हमने देखा मैक्स जो लाइफ इंश्योरेंस है, उसके कुछ शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं एक्सिस बैंक ने। डिफेंस न्यूज में हमने देखा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने एकीकृत साइबर स्पेस सिद्धांत का अनावरण किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर मैं नेक्स्ट न्यूज की बात करूं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्रिपल आईटी दिल्ली के साथ रोड सेफ्टी के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका इस्तेमाल करके रोड सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किया है। खेल में हमने देखा पैंट कमिंग ने टी20 विश्व कप में 2024 की पहली हैट्रिक ली। और इंपॉर्टेंट डेज में हमने देखा विश्व शरणार्थी दिवस 2024, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024, संक्रांति के उत्सव का महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिसको 2024 में सेलिब्रेट किया गया, और विश्व संगीत दिवस 2024। नियुक्ति की अगर मैं बात करूं तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन अपॉइंट किए गए अखिल गुप्ता। फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ यूवीसीई एस त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है, और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने गिनीश ताती को अपॉइंट किया है न्यू चेयरमैन। रैंक एंड रिपोर्ट में अभी वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट आई है, जिसमें भारत की रैंक है 63। पिछले साल भारत की रैंक थी 67, और टॉप किसने किया इस बार? स्वीडन ने। सम्मेलन और संगोष्ठी की अगर मैं बात करूं तो एमओएफपीआई मिनिस्टर चिराग पासवान और रवनीत सिंह जी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के उपलक्ष्य में वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। और शोक समाचार में हमने देखा प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृतक और पद्म भूषण विजेता सीवी चंद्रशेखर का भी निधन हो गया है, और पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज थे डेविड जॉनसन, जिनका 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्लियर? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।